दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में। 1963 का ये एक्ट है और इस वीडियो में पार्ट 2 ऑफ द एक्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 26 तक। डायरेक्ट बेयर एक्ट से ही मैं आपको इसमें सारा कुछ क्लैरिटी दूंगा सो दैट आपको अच्छे से समझ भी आ जाए चीज़ें, और जो कीवर्ड्स है आपको मैं साथ साथ मार्क करवा दूंगा सो दैट आपको जब एग्जाम में आए तो आपको याद रहें चीज़ें। जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको मैं एक तरह से आपको बिना सेक्शन रीड किए एक बार ओवरव्यू दे दूंगा और वो आप अपने आप रीड कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे सेक्शन 20 जो है अभी अमेंडमेंट हुई थी 2018 में, 1 अक्टूबर 2018 डेट आप याद रखना। सेक्शन 20 उसमें सब्स्टिट्यूट हुआ था, सेक्शन 20A, 20B, 20C। ठीक है, तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट बेयर एक्ट पे सेक्शन 20 ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ये जो है 1 अक्टूबर 2018 को मैंने बताया आपको अमेंडमेंट हुई थी, तो 1 अक्टूबर 2018 को अमेंडमेंट के बाद ये सब्स्टिट्यूट हुआ है। सेक्शन 20 अब ये क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब सेक्शन 1 देखिए, ये बोलता है कि अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को एक तरह से नज़रअंदाज कर दें एक बार के लिए, या फिर जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है अगर उसको भी एक बार के लिए छोड़ दें बात को कि कोई भी आपने एग्रीमेंट किया है, अगर एक जनरल बात करें जहां पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है, टूटता है ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय एनी पार्टी। कोई पार्टी है, दो पार्टीज होंगी जैसे कॉन्ट्रैक्ट में, एक पार्टी ने जो भी अपना प्रॉमिस था वो तोड़ दिया। ठीक है, मान लीजिए कोई भी इसके अलावा कोई और एग्रीमेंट नहीं हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को भी एक बार हम साइड पे रखते हैं। अगर ऐसा है कि एक पार्टी ने अपना जो परफॉर्मेंस का प्रॉमिस था वो तोड़ दिया, तो दूसरी पार्टी जो एक तरह से अब भुगत रही है वो जो है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस वो करवा सकती है, या तो थर्ड पार्टी से या फिर अपने आप किसी एजेंसी से, किसी और से भी, और अपने आप भी वो कर सकती है। और वो जो है एक्सपेंसेस रिकवर कर सकती है, या कोई भी कॉस्ट जो लगी है वो भी एक तरह से रिकवर कर सकती है उस पार्टी से जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। तो सेक्शन 20 जो 1 है इसका सब सेक्शन, वो साफ तौर पे बोल रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है किसी भी थर्ड पार्टी से या अपनी एजेंसी से, और जो पार्टी जो भुगत रही है वो रिकवर कर सकती है एक्सपेंसेस भी और कॉस्ट भी जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। राइट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेक्शन 20 में समझने वाली है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि इसमें एक नोटिस देना बहुत ज़रूरी है, राइटिंग में एक नोटिस देना है। ठीक है, वो दूसरी पार्टी को जो प्रॉमिस तोड़ रही है अपना, उसको एक नोटिस दो जो कि 30 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्चुअल चीज़ है, ये आपको पूछा जा सकता है कि नोटिस क्या वर्बली हो सकता है, नहीं, राइटिंग में होना चाहिए। 30 दिन से कम का नोटिस नहीं होना चाहिए। और अगर पार्टी जिसको नोटिस दिया है वो रिफ्यूज़ करती है या फिर भी फेल हो जाती है, काम नहीं कर रही है, तो थर्ड पार्टी से या फिर अपनी किसी एजेंसी से उस कॉन्ट्रैक्ट को करवाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो क्या बोलता है कि यहाँ पर जो कॉस्ट होगी और एक्सपेंसेस होंगे वो जो है अगर आप थर्ड पार्टी और अपनी किसी एजेंसी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करवा रहे हो तब तक वो आप एक्सपेंसेस और कॉस्ट नहीं रिकवर कर सकते। मतलब अगर आपको एक्सपेंसेस और कॉस्ट रिकवर करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाना पड़ेगा किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी अपनी एजेंसी से। अगर ऐसा होता है तभी आप उन एक्सपेंसेस के या कॉस्ट के हकदार होंगे। सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर आपने मान लीजिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाता है, अब आपने बाहर से सब्स्टिट्यूटेड सर्विस से कॉन्ट्रैक्ट जो है करवा लिया, उस केस में आपका जो एंटाइटलमेंट था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच, जिसने पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, अब उसके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया अपना पूरा, आपने सब्स्टिट्यूटेड सर्विस से किसी और एजेंसी से अपना काम करवा लिया, तो अब आप रिकवर कर सकते हो कॉस्ट और एक्सपेंसेस, बट अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप नहीं जा सकते कोर्ट में। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 3 बोलता है। आगे पढ़ें, सबसेक्शन 4 बोलता है नथिंग इज इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी हु हैज सफर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम क्लेमिंग कंपनसेशन, कि आपको कोई भी कंपनसेशन से नहीं रोक सकता। कोई भी चीज़ इस सेक्शन में आपको कंपनसेशन लेने से नहीं रोक सकती, चाहे आपने बाहर से काम करवा लिया हो, आप उसकी कॉस्ट भी ले रहे हो, आप उसके एक्सपेंसेस भी ले रहे हो, बट कंपनसेशन आप फिर भी क्लेम कर सकते हो। तो ये सब जो सेक्शन है आपका 20, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में।
नेक्स्ट इज 20A, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और अमेंडमेंट के बाद ही ये 20A आया है, पहले 20A नाम का कोई सेक्शन था ही नहीं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत बार अभी रिसेंटली हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स थे वो कोर्ट में केसेस चलने के कारण बहुत डिले हो जाते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे मान लीजिए कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, घर बना के दे रहे हैं कोई बिल्डर, ठीक है, तो वहाँ पर किसी ना किसी बात पर लिटिगेशन होगी, कोर्ट में इंजंक्शन मिल गई, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत लंबे चल जाते हैं, प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। तो 20A स्पेसिफिक प्रोविज़न बनाया है यहाँ पर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और ये क्या बोलता है कि कोई भी इंजेक्शन नहीं दी जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज ये डिले कर देता है उनकी प्रोग्रेस को, उनके कंप्लीशन को। तो नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय अ कोर्ट इन अ सूट अंडर दिस एक्ट, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, इम्पेडिमेंट या डिले हो जाता है उनकी प्रोग्रेस पे और कंप्लीशन पे उन सच जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कौन होंगे, कौन सी कैटेगरी के होंगे, वो शेड्यूल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही चेक होगा कि हाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 20A का प्रोविज़न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और उसमें इंजंक्शन नहीं दी जा सकती, ये बोला गया है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी, जो भी वो हमारा शेड्यूल की मैं अभी बात की है जिसमें कि कौन सी कैटेगरी के प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आएंगे, तो वो जो शेड्यूल है उसको अमेंड करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वो अपना बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट उसको अमेंड कर सकते हैं। थर्ड इसमें सबसेक्शन जो है वो ये बोलता है कि कोई भी नोटिफिकेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमने ऊपर बात की है कि अमेंड कर सकता है, कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में उसको रखा जाएगा। जब दोनों हाउसेस की कंसेंट होगी उसके बाद ही उसको वो एग्जिस्टेंस में आएगा। तो सिंपल इसमें आपको याद रखना है कि हाँ ये पार्लियामेंट में रखा जाएगा, दोनों हाउसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, जब दोनों पास कर देंगे दोनों हाउसेस तभी वो एग्जिस्टेंस में आएगा। तो इसमें आपको बेसिक जो चीज़ें याद रखने वाली है 20A में हमने डिस्कस की अभी। 20B में स्पेशल कोर्ट्स की बात की गई है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी और वो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। तो मान लीजिए हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट जो है, जो हरियाणा का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उनके चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करके सिविल कोर्ट्स जो उनसी भी होंगी उनको कोई डेजिग्नेट किया जाएगा कि वो स्पेशल कोर्ट्स हैं और वो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से रिलेटेड या ऐसे जो केसेस हैं उनको हैंडल करेंगे। तो 20B में स्पेशल कोर्ट्स हैं। 20C में एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स है, बिकॉज हम पहले ही परेशान हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, तो इसका मतलब है हम चाहते हैं या लेजिस्लेचर चाहता है, कानून चाहता है कि उनका जल्दी निपटारा हो। तो इसने बोला है कि CPC के प्रोविजंस को एक बार आप छोड़ दो, कोई भी अगर केस यहाँ पर इसमें इस एक्ट में फाइल किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के केस उसमें कैटेगरी में, तो उसको 12 महीने में, ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 12 मंथ्स, ठीक है, डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से 12 महीने में वो जो है डिसाइड होगा। मैक्सिमम एक्सटेंशन जो हो सकती है वो 6 महीने की हो सकती है। तो 6 महीने की एक्सटेंशन के साथ ये जो केसेस हैं इनको निपटारा होना चाहिए। 6 महीने की एक्सटेंशन भी तब मिलेगी अगर रीजंस वहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं कि क्यों कोर्ट एक्सटेंड कर रही है उस 12 महीने के पीरियड को, राइट। तो ये 20 सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और टोटली ये बिल्कुल अमेंड हुआ है, नया सेक्शन है ये बिल्कुल, ठीक है। 21 की बात करें, पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है, कहाँ पर कोर्ट जो है, कोर्ट की जो पावर है कंपनसेशन देने की, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 21 फर्स्ट अगर सबसेक्शन देखें तो यहाँ पर बोला गया कि कंपनसेशन जो है कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मांगी है बट आप कंपनसेशन भी मांग रहे हो, दोनों चीज़ें इकट्ठे मांग रहे हो कि मुझे कंपनसेट भी किया जाए, ठीक है। अब कोर्ट जो है, अगर मान लीजिए कोर्ट बोलती है कि नहीं हम आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे, ठीक है, बट आपको कोर्ट कंपनसेशन जो है दे सकती है। मीन्स स्पेसिफिक आपने सबसेक्शन 1 में मांगा दोनों, कंपनसेशन भी दे दो मुझे और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी, बट कोर्ट ने बोला कि नहीं आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी बट कंपनसेशन मिल सकती है, तो यहाँ पर कंपनसेशन दे दी गई बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी गई। थर्ड सबसेक्शन क्या बोलता है कि कंपनसेशन कैन बी ग्रांटेड इवन इफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड,
ठीक है, यहाँ पर तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं थी, बट यहाँ पर कह दिया कि हाँ ठीक है, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी दे देते हैं, कंपनसेशन भी दे देते हैं फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो इसमें दोनों चीज़ कोर्ट ने दे दी। थर्ड सबसेक्शन। फोर्थ सबसेक्शन क्या बोलता है कि जो भी कंपनसेशन होगी उसको डिटर्मिन करने के लिए कि कितनी कंपनसेशन एडिक्वेट है, तो सेक्शन 73 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उनके प्रिंसिपल्स को एक तरह से माइंड में रखा जाएगा, उनकी गाइडेंस के अंडर ही कंपनसेशन जो है कोर्ट अवॉर्ड करेगा। सब सेक्शन 5 क्या बोलता है कि कोई भी कंपनसेशन तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि पार्टी जो है, प्लेंटिफ जो है, उसको मांग ना ले, क्लेम ना करे। और अगर कोई पिटीशन में क्लेम नहीं है तो कोर्ट बोल देगा उनको, प्लेंटिफ को, कि आप इसको अमेंड कर सकते हो, या प्लेंटिफ जो है अपनी मर्जी से अमेंड कर सकता है और कोर्ट उसको अलाउ कर देगा कि ठीक है अब आपने कर दिया अमेंडमेंट, अब हम कंपनसेशन आपको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट एक्सप्लेनेशन में क्या है, कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस सेक्शन इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इनकेपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। चाहे कॉन्ट्रैक्ट जो है बाद में ऐसा हो जाए कि जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, फिर भी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, वो आपको कंपनसेशन दे सकता है या इस सेक्शन में उसको एंटरटेन करने की। चाहे वो इनकेपेबल हो जाए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, फिर भी वो उसको इस सेक्शन में एंटरटेन कर सकता है, राइट। तो सेक्शन 21 में एक तरह से हमने क्या पढ़ा कि कंपनसेशन आप मांग भी सकते हो, और कंपनसेशन सिर्फ कंपनसेशन भी मिल सकती है आपको, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्लस कंपनसेशन भी मिल सकती है। कंपनसेशन कितनी देनी चाहिए वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 73 बताएगा, और अगर आपने नहीं मानी है तो आप बाद में अमेंड भी कर सकते हो। सब सेक्शन 5 बोलता है कि प्लेंट को आप अमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 22 पे। सेक्शन 22 जो है वो बोलता है पावर टू ग्रांट रिलीफ ऑफ पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी एटसेट्रा। कि पावर जो है कोर्ट के पास कई तरह की है, आपको पोजेशन भी दिया जा सकता है प्रॉपर्टी का, पार्टीशन भी किया जा सकता है उस पर, या फिर जो आपने पैसा अर्नेस्ट मनी के तौर पे दिया था, जैसे हम मान लीजिए कोई भी डील करते हैं, मान लीजिए आप घर खरीद रहे हो, तो आप स्टार्टिंग में, जिसे हम हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं बयाना, आपने कुछ अर्नेस्ट मनी उसको दी जिससे आप परचेज़ कर रहे हो। तो अगर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा है, तो रिफंड करने की भी कोर्ट के पास पावर है। तो सेक्शन 22 क्या बोलता है, देखिए सबसे पहले तो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज से स्टार्ट होता है सब सेक्शन 1 इसका, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन सीपीसी। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब है कि सीपीसी के प्रोविज़न में अगर कुछ इससे उल्टा है, कॉन्ट्रेरी है, तो उसको आप छोड़ दो, उसको भूल जाओ। यहाँ पर हमारे पास एक बेटर स्टैंडिंग वाला एक प्रोविज़न है, सीपीसी के उल्टे प्रोविजंस को छोड़ दो। मान लो इससे उल्टी बात कर रहा है, इससे कॉन्ट्रेरी बात कर रहा है, उसको छोड़ दो। एनी पर्सन suing for the specific performance of a contract for transfer of immovable property। कोई भी पर्सन अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कर रहा है जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, तो कोर्ट तो वो क्या बोल सकता है कि मुझे पोजेशन दिला दो, मुझे पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन दिला दो प्रॉपर्टी में, इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। ठीक है, वो बोल देगा कि मेरा जो ये एग्रीमेंट है इसको आप डायरेक्शन करो कि ये इसको एग्रीमेंट को एक तरह से करे, जो भी एग्रीमेंट में लिखा है, मुझे पोजेशन भी दिलाई जाए और मुझे पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन भी करवाया जाए। तो ये भी कोर्ट बोल सकता है। या दूसरी चीज़ क्या मांग सकता है, एनी अदर रिलीफ इंक्लूडिंग रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। अगर वो बोल सकता है कि अगर आप नहीं करवा सकते तो मेरा को जो मेरा पैसा था रिफ़ंड करवा दो, रिफ़ंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, जो भी मैंने डिपॉजिट दिया हुआ था, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे रिफ्यूज़ करनी है तो। ठीक है, तो एक तरह से ये आ गया कि प्लेंटिफ क्या क्या मांग सकता है। तो पोजेशन मांग सकता है, पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन मांग सकता है, और परफॉर्मेंस भी मांग सकता है। नहीं तो बोलेगा कि मेरा पैसा वापस करवा दो अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है मुझे रिफ्यूज़ करनी है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, सब सेक्शन 2 बोलता है नो रिलीफ अंडर क्लॉज ए और बी। ए और बी में कोई भी क्लॉज में जो भी हमने मांगा है वो रिलीफ नहीं मिल सकता जब तक कि उसको स्पेसिफिकली क्लेम ना किया जाए, प्लेंट में लिखा ना जाए जब तक कि। और अगर प्लेंट में नहीं लिखा है तो उसकी अमेंडमेंट जो है कोर्ट उसको अलाउ कर देगा। कोर्ट बोल देगा कि हाँ जी आपकी प्लेंट में तो है नहीं, तो जज बोलेंगे प्लेंट में है नहीं, तो प्लेंटिफ बोल सकता है कि ठीक है मेरी प्लेंट में नहीं है, मैं इसको अमेंड करके आपको दोबारा दे दूंगा, तो कोर्ट उसको एक तरह से मान लेगा, अलाउ कर देगा। सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, द पावर ऑफ कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ अंडर बी, क्लॉज बी, ये वाला क्लॉज जो है
shall be without prejudice to its power to award compensation under 21। तो ये नहीं है कि अगर रिफंड दिला दिया तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी, कंपनसेशन कहता है फिर भी मिलेगी। 21 में जो कंपनसेशन है वो हर हालात में मिलेगी, ठीक है। तो उसकी पावर जो है वो कोर्ट की बरकरार रहेगी, चाहे वो रिफंड भी करवा दे उसका, ठीक है। तो ये है हमारा 22, जहाँ पर हमें अर्नेस्ट मनी भी रिफंड करवाने का एक तरह से प्रोविज़न दिया गया है। सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 23 में क्या है? लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये कहता है सबसेक्शन 1, इवन इफ अ सम इज नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में एक वैल्यू दे दी गई, विच इज़ टू बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच। मान लो ये कह दे कि हाँ जी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता है तो 20 लाख रुपए जो तोड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट वो देगा, ठीक है। तब भी कहता है कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अगर कोई मनी या कोई स्पेसिफिक सम बोला गया है, लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस लिखा हुआ है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है तो 20 लाख देने पड़ेंगे, और कोर्ट को लगता है कि नहीं, जो वो सिर्फ एक वैसे सिक्योर करने के लिए लिखा था, सम वॉज नेम्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग टू द पार्टी इन डिफॉल्ट एन ऑप्शन ऑफ पेइंग मनी इन ल्यू ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर कोर्ट को लगता है कि वो तो जस्ट एक ऐसा था कि आपके ऊपर बाइंडिंग रहे, ये नहीं है कि वो आपने देने के लिए रख लिए थे ऐसे, तो भी कोर्ट वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर कर सकता है। मतलब आपको ये समझना है कि अगर डैमेजेस की कोई वैल्यू लिखी भी है तो भी कोर्ट के पास पावर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इशू करने का। सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर इफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एनफोर्स्ड नो डिक्री ऑफ पेमेंट विल बी देयर। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर कर दी है कोर्ट ने तो कोर्ट जो है ये नहीं कहेगा कि अब वो जो पैसा आपने लिखा हुआ है उसमें 20 लाख जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आप वो भी पे करो, ऐसा नहीं होगा। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गई तो वो पेमेंट नहीं बनती है, ठीक है। 24 क्या बोलता है? 24 बोलता है बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर आपका सूट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिसमिस हो जाता है, उसका मतलब है कि अब आप कंपनसेशन के लिए भी सूट फाइल नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी अब बार हो जाएगा, मींस रुकावट आ जाएगी, नहीं हो सकता। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डिसमिस हो गया तो कंपनसेशन के लिए आप नहीं जा सकते। बट यहाँ पर क्या लिखा है? शैल नॉट बार हिज राइट टू सू फॉर एनी अदर रिलीफ। बट अगर कोई और रिलीफ, अगर आप हकदार हो किसी रिलीफ के, वो आपको मिल सकता है, कंपनसेशन नहीं मिल सकती। तो सेक्शन 24 में ये बोला गया है। सेक्शन 25 क्या बोलता है? सेक्शन 25 बोलता है कि जो प्रोविजंस हैं वो उन अवार्ड्स में भी एक तरह से अप्लाई होंगे, उन अवार्ड्स के ऊपर भी जो अवार्ड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में आते हैं उनको छोड़ दें, कोई और अवार्ड अगर है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसके जो प्रोविज़न है इस चैप्टर के, इस जो भी हमने अभी पढ़ा है इस चैप्टर में, वो अप्लाई होंगे, ठीक है। और अगर कोई जो डायरेक्शंस हैं विल के लिए या कॉडिसिल्स जो है उसके ऊपर, वहाँ पर भी अप्लाई होंगी। मींस अवार्ड आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट में जो है उनको छोड़ दें तो बाकी अवार्ड्स पे या विल या कॉडिसिल जो है उनके ऊपर भी जो यहाँ के एक तरह से प्रोविज़न है इस चैप्टर के, वो एप्लीकेबल होंगे, राइट। तो सेक्शन 25 हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता हो कि क्या है। द लास्ट सेक्शन जो हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जो भी आपने मान लो एग्रीमेंट कर लिया या कोई भी साइन कर लिया आपने डॉक्यूमेंट, रेक्टिफिकेशन मींस उसको ठीक करना या उसको बेटर करना, तो वो कब हो सकता है? व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड। तो रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ जी बताओ कौन से चैप्टर में है, तो चैप्टर नंबर 3 इज देयर। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 26 है, इसका सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 26। चैप्टर 3 में एक ही सेक्शन, ये सेक्शन है 26 का। तो क्या है, अब ये बोला कि अगर मान लीजिए फ्रॉड से या म्यूचुअल मिस्टेक से, दोनों चीज़ें याद रखनी है, फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक कीवर्ड है कि अगर फ्रॉड हुआ है या कोई म्यूचुअल मिस्टेक हुई है दोनों पार्टीज़ में, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो रियल इंटेंशन थी उस एग्रीमेंट की वो सामने से नहीं, एक तरह से उभर के नहीं आ रही है कि किस लिए एग्रीमेंट किया था वो नहीं समझ आ रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, उस केस में आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी जो है वो सूट फाइल कर सकती है कि इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई किया जाए, ठीक किया जाए।
बट ये एप्लीकेबल नहीं होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी पे। जो कंपनी के कंपनीज एक्ट में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनते हैं उनमें एप्लीकेबल नहीं होगा ये एक्ट, ये सेक्शन। बाकी किसी भी जगह पर अगर कहीं फ्रॉड हुआ है या म्यूचुअल मिस्टेक हुई है, वहाँ पर अगर किसी को भी लगता है पार्टी को कि सही जो करना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, तो वो फाइल कर सकते हैं वहाँ पर सूट। ठीक है। बी क्लॉज क्या बोलता है? द प्लेंटिफ मे इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज इन इशू क्लेम इन हिज प्लीडिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट मे बी रेक्टिफाइड। कहता है कि कोई भी सूट अगर चल रहा है, अगर किसी पार्टी उसको प्लेंटिफ को लगता है कि जो राइट है उसमें कोई डिस्प्यूट आ रहा है, जो क्लेम है नहीं उसको समझ आ रही है चीज़ें या कुछ बेटर हो सकती हैं, तो वो उसको अप्लाई कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि मुझे रेक्टिफिकेशन करवानी है। इसी तरह डिफेंडेंट के पास भी राइट है। सी क्लॉज बोल रहा है डिफेंडेंट इन एनी सच सूट इज रेफर्ड एज इज रेफर्ड टू इन क्लॉज बी मे इन एडिशन टू एनी अदर डिफेंस ओपन टू हिम आस्क फॉर रेक्टिफिकेशन। जो केस को एक तरह से कंटेस्ट कर रहा है डिफेंडेंट जो होता है, अगर उसको भी लगता है कि जो वो डिफेंस है उसका वो तो है ही है, प्लस रेक्टिफिकेशन उसको चाहिए इसकी इंस्ट्रूमेंट की, तो वो भी क्लेम कर सकता है। तो ए में बोला कोई भी पार्टी, बी में बोला प्लेंटिफ और सी में बोला डिफेंडेंट। आगे पढ़ें। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है इसका? सबसेक्शन 2 बोलता है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट्स ऑफ एनी थर्ड पार्टी, किसी भी थर्ड, जैसे इंस्ट्रूमेंट बना, कोई एग्रीमेंट हुआ, मान लो किसी थर्ड पार्टी का भी उसमें फ़ायदा या कुछ नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो उसके राइट्स जो भी उसने किया थर्ड पार्टी ने, मान लो थर्ड पार्टी ने भी कुछ परफॉर्म कर दिया उसमें, उसको तो नहीं पता था कि कुछ ऐसी कोई फ्रॉड है या कोई म्यूचुअल मिस्टेक है, उसने तो गुड फेथ में वो कर दिया। तो अगर कुछ ऐसा है, तो अगर उस वहाँ पर हुआ है तो कोर्ट क्या बोलेगा उसमें? देखिए क्या बोला है, कोर्ट फाइंड्स दैट द इंस्ट्रूमेंट थ्रू फ्रॉड और मिस्टेक डज नॉट एक्सप्रेस रियल कंटेंशन, द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू एक्सप्रेस दैट इंटेंशन सो फार एज दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट्स ऑफ एक्वायर्ड बाय थर्ड पार्टी इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। मीन्स उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी थर्ड पार्टी का। कोर्ट कह सकता है कि अगर किसी का नुकसान नहीं है तो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है। थर्ड जो सेक्शन है इसका सबसेक्शन बोलता है कि अगर किसी पार्टी ने अगर बोला है कि जैसे कि मेरे को पहले रेक्टिफिकेशन करवानी है और उसके बाद परफॉर्मेंस भी करवानी है, और अगर ये सब चीज़ें राइटिंग में हैं तो कोर्ट को अगर ठीक लगेगा तो कोर्ट उसको स्पेसिफिक एनफोर्समेंट दे देगा। पहले रेक्टिफिकेशन दे देगा और उसके बाद उसकी प्लीडिंग के अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफिकली एनफोर्समेंट के ऑर्डर भी दे देगा। फोर्थ सबसेक्शन क्या बोलता है कि कोई भी रिलीफ रेक्टिफिकेशन का तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि स्पेसिफिकली क्लेम ना किया जाए। ये बहुत बार देखा है हमने, अगर प्रेयर में या कोई भी ऐसा नहीं है, वहाँ पर प्लीडिंग्स में नहीं है कि मुझे रेक्टिफिकेशन चाहिए, स्पेसिफिक नहीं लिखा है, तब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा। बट कोर्ट क्या कर सकता है कि कोर्ट जो है उस प्लेंटिफ को अलाउ कर सकता है, उस पर्सन को अलाउ कर सकता है कि आप अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर दो। अगर अमेंड कर देता है तो कोर्ट उसको अलाउ कर देगा, और अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो वो रेक्टिफिकेशन भी अलाउ कर सकता है। राइट। तो ये हमने सेक्शन डिस्कस किए 20 से लेके 26 तक। ठीक है। आपको बाकी वीडियोस मिलते रहेंगे जहाँ पर हमने इससे पहले वाले सेक्शंस भी डिस्कस किए हैं और इसके बाद वाले सेक्शंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताइए, आप इतना भी अगर कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। कि कोई भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका डाउट है, तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कीजिए, हम बेस्ट पॉसिबल वे में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।